हाउ अ सेकंड ब्रेन वर्क्स। पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि सेकंड ब्रेन आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह होता है। इसका गोल है इंफॉर्मेशन को सेव करना, उसे ऑर्गेनाइज करना और आपके ब्रेन को खाली करने में मदद करना। ये एक ऐसा कंसिस्टेंट और भरोसेमंद सिस्टम है जो वक्त बचाने में और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। सेकंड ब्रेन बनाने के लिए आपको कोड मेथड को फॉलो करना होगा। इसका मतलब है कैप्चर, ऑर्गेनाइज, डिस्टिल और एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना होगा। इसका मतलब है अपने माइंड से सभी आइडियाज को निकालकर एक डिजिटल सिस्टम में ट्रांसफर करना। इन डिजिटल नोट्स की मदद से आपको अपने आइडियाज को साफ साफ देखने और उन्हें बदलने का मौका मिलेगा। अगर आप सभी चीज़ों को एक जगह रखेंगे तो आपके लिए उनके बीच क्रिएटिव कनेक्शन बनाना आसान हो जाएगा। इसके बाद इकट्ठा किए हुए इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। आइडियाज को रैंडम कैटेगरी में डालने के बजाय उन्हें उनसे जुड़े हुए प्रोजेक्ट और ज़रूरतों के हिसाब से ऑर्गेनाइज कीजिए। अपने करंट लाइफ स्ट्रक्चर के हिसाब से बोर्ड और प्रोजेक्ट को ऐड करके इन्हें प्रोसेस करना आसान बनाइए। अगला स्टेप है अपने नोट्स को डिस्टिल करना, जिसमें आप उनके मीनिंग को आसान बनाते हैं। इसका मतलब है अपने हर नोट के कोर मैसेज को पहचानना। जैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी को सब लोग एक ही इक्वेशन से जानते हैं, EMC। नोट्स को मेन पॉइंट्स में बदलने से आपके लिए उन्हें याद करना और बाद में इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। जब नोट्स शॉर्ट और क्लियर होते हैं तो उन पर काम करना भी आसान हो जाता है। आखिर में एक्सप्रेस स्टेज में आप अपने आइडियाज और नॉलेज को शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन को कैप्चर, ऑर्गेनाइज और डिस्टिल करने का मकसद ये है कि आप फ्यूचर में कुछ वैल्यूएबल बनाकर उसे शेयर कर सकें। आप सेकंड ब्रेन अपने पर्सनल प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल वर्क या क्रिएटिव कामों के लिए बना सकते हैं, क्योंकि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने से वो बेहद इम्पैक्टफुल यानी असरदार बन जाते हैं। जैसे सेकंड ब्रेन आपको आर्टिकल लिखने, प्रेजेंटेशन बनाने या कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने में मदद कर सकता है। डिजिटल नोट टेकिंग ऐप्स, डिजिटली नोट लेने वाले ऐप आपको सेकंड ब्रेन बनाने में मदद करेंगे। ये ऐप्स मल्टीमीडिया कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। इसमें आप टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। आइडियाज को सेव करने के लिए आप सबसे आसान तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका सेकंड ब्रेन है, इसलिए फैसला आपको करना है कि इसे कैसे काम करना चाहिए। कोड मेथड यूज करते वक्त परफेक्शन पर ध्यान मत दीजिए। इसे सिर्फ अपनी मेमोरी, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए यूज कीजिए। कोड मेथड से सेकंड ब्रेन बनाने में वक्त लगेगा, इसलिए आपको सब्र रखना होगा। याद रखिए कि ये सिस्टम डेटा को सेव और मैनेज करने में, आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने में और आइडियाज को एक्शनेबल स्टेप्स में बदलने में आपकी मदद करेगा। कैप्चर कीप व्हाट रेजोनेट्स। क्या आप जानते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन की उतनी ही जरूरत पड़ती है जितना खाना और पानी की? दुनिया को समझने, रिलेशनशिप्स बनाने और स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। इन्फॉर्मेशन के बिना कोई नहीं रह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन के कारण हमें परेशान रहना चाहिए। आप डेली जो इन्फॉर्मेशन देखते या सुनते हैं, आप उस इन्फॉर्मेशन का क्या करते हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी और थिंकिंग को एक शेप मिलता है। जैसे आप किस तरह का खाना और वर्कआउट चूज करते हैं, उसका आप के फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है, वैसे ही आप इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करते हैं, उससे आपके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा और थकने लगेगा। इसलिए आपको सेकंड ब्रेन का ठीक से इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना सीखना होगा। इस सिस्टम की मदद से आपको बहुत सारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का मौका भी मिलेगा। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर और सेव करने से आप फ्यूचर में कुछ कमाल करके भी दिखा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने का मतलब सब कुछ सेव करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सिलेक्टिव और इंटेंशनल रहना है। इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिव तरीके से कैप्चर कैसे किया जाए, इसका टेलर स्विफ्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है। बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट के कारण जब भी टेलर स्विफ्ट को कहीं कुछ इंस्पायर करता है तो वो उस लिरिक्स और मेलोडी यानी धुन को अपने फ़ोन पर कैप्चर या नोट कर लेती हैं।
अपने आइडियाज़ को कहीं भी और कभी भी एक्सेस करने के लिए वो नोट लेने का एक सिंपल सिस्टम यूज़ करती हैं। टेलर इस बात को बखूबी समझती हैं कि आइडिया अचानक आने वाले इंस्पिरेशन की तरह होता है, जो कभी भी आ सकता है, इसलिए उन्हें तुरंत सेव कर लेना चाहिए। अगर हम अपने आइडियाज़ को जल्दी सेव नहीं करेंगे तो हम इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। आइडियाज़ बहुत वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में किसी क्रिएटिव काम के लिए फाउंडेशन के तौर पर काम आ सकते हैं। अपने सेकंड ब्रेन को बनाने के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन को चुनने के लिए 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले, आपको ऐसे कंटेंट को सेव करना चाहिए जो आपको इंस्पायर करता है। इसमें ऐसे कोट्स, फोटोज, आइडियाज़ और कहानियां आ सकते हैं जो आपको एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगते हैं। दूसरा, ऐसी इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखिए जो आपको फ्यूचर में काम आ सकती हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स, रेफरेंसेस, रिसर्च फाइंडिंग्स या ऐसे हेल्पफुल डायग्राम्स हो सकते हैं जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। तीसरा, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि थॉट्स, रिफ्लेक्शन और मेमोरीज को कैप्चर कीजिए। अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने से आपको वक्त के साथ अपनी जर्नी और ग्रोथ को समझने में मदद मिलती है। आखिर में, उन आइडियाज़ को सेव कीजिए जो आपके मौजूदा बिलीफ्स यानी विश्वास से बिल्कुल उल्टे हों और आपको हैरान या चकित करते हों। इससे आपके सोचने का तरीका बदल सकता है और आपको चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। ये क्राइटेरिया आपको वैल्यूएबल और मीनिंगफुल चीज़ों को सेव करने में मदद करेंगे। सिलेक्टिव बनकर आप बेकार के इन्फॉर्मेशन के ढेर से बच जाते हैं और इससे डेटा को एनालाइज करना और उसे याद करना आसान हो जाता है। जैसे राइटर्स और फिलोसोफर्स कॉमनप्लेस बुक्स रखा करते थे। वो इन बुक्स का इस्तेमाल ऐसे आइडियाज़, कोट्स और थॉट्स को सेव करने के लिए करते थे जो उन्हें और बेहतर लिखने और कम्युनिकेट करने में मदद कर सकते थे। आज क्रिएटर्स हेल्पफुल कंटेंट को कैप्चर करने के लिए कॉमनप्लेस बुक्स इस्तेमाल करने के बजाय हुक बुक्स, कोड लाइब्रेरीज और स्वाइप फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। कैप्चर करने का दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। सिर्फ बुक्स में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन पर फोकस मत कीजिए। आप इंटरेस्टिंग ईमेल, प्रोजेक्ट प्लान और पर्सनल रिफ्लेक्शन को भी सेव कर सकते हैं। अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने से आपको एक रिच नॉलेज बेस बनाने में मदद मिलती है, जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। नॉलेज आपके अंदर से भी आ सकती है। आप अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंस, स्टोरीज, मेमोरीज और एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाओं को भी सेव कर सकते हैं। अपने थॉट्स को लिखने से आपको उन्हें फिर से समझने और अलग अलग नजरिए से देखने में मदद मिलती है। जैसे आपको बैठे बैठे यूं ही कोई ख्याल या आइडिया आया, तो कौन जानता है कि वो आइडिया एक दिन वैल्यूएबल डेटा में बदल सकता है। ऐसी भी कुछ नॉलेज हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और बड़ी फाइल को सेव मत कीजिए। ज़रूरी पैसेज को हद से ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए। बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते समय गाइडलाइंस को छोटा और क्लियर रखिए। 10 बातों की एक बात यह है कि आपको ध्यान देकर इस बात को सोचना होगा कि आप किस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं। बस उस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पर ही फोकस कीजिए जो आपको इंस्पायर करती है, आपकी मदद कर सकती है और आपको एक्साइट करती है। ये बात याद रखिए कि सेकंड ब्रेन बनाने का गोल है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना आसान बनाना। अगर आप सब कुछ सेव करेंगे तो अपना फोकस खो देंगे और आपकी लाइफ में परेशानियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ऑर्गेनाइज सेव फॉर एक्शनेबिलिटी। इस चैप्टर में आप अपने डिजिटल इन्फॉर्मेशन और प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिंपल सिस्टम यूज करना सीखेंगे। इस सिस्टम का नाम है पारा, जिसका मतलब है प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज एंड आर्काइव्स। लोगों के डिजिटल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए टियागो फोर्ट ने इसे बनाया है। सबसे पहले, प्रोजेक्ट वो करंट टास्क होते हैं जिनका एक क्लियर डेडलाइन होता है। आपको इन प्रोजेक्ट्स पर हर रोज काम करना पड़ता है। जैसे अपने गैराज को एक होम स्टूडियो में बदलना एक एक्टिव प्रोजेक्ट है। इसलिए अपने गैराज को रीमॉडल करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाना होगा। इस फोल्डर में आपको मटेरियल, शॉपिंग की लिस्ट और बजट जैसी इन्फॉर्मेशन रखनी होगी।
अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आप इसमें एक कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा, एरिया का मतलब है वो लगातार चलने वाली जिम्मेदारियां जिनका कोई डेडलाइन नहीं है। इसमें आपके लाइफ से जुड़ी आम चीजें हो सकती हैं, जैसे हेल्थ, फाइनेंस या काम से जुड़ी ड्यूटी। आपको इन एरियाज पर रोज काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन्हें लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना होगा। तीसरा, रिसोर्सेज का मतलब है इंफॉर्मेशन और रेफरेंसेस का कलेक्शन। इसमें ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिसर्च मटेरियल या फिर वो चीजें आ सकती हैं जो आपके काम की हों। आखिर में, आर्काइव्स में उन चीजों का कलेक्शन आता है जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप अपने पूरे हो चुके प्रोजेक्ट, आपको सौंपी गई जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो रिसोर्सेज आ सकते हैं जो आपके काम के नहीं हैं। ये आपको अपने वर्कस्पेस को साफ रखने में तो मदद करेगा ही, लेकिन साथ ही इन्फॉर्मेशन को बाद में इस्तेमाल करने के लिए उसे सेव भी करेगा। पारा सिस्टम एक्शनेबिलिटी पर फोकस करता है, यानी एक्शन लेने पर। अपने नोट्स को इस हिसाब से रखना कि वो कहाँ से आए हैं। इससे बेहतर ये होगा कि आपको उन्हें इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि आप उन्हें किस तरह यूज करेंगे। इससे आपको उस स्पेसिफिक आइडिया को उस वक्त ढूंढने में आसानी होगी जब आपको उसकी जरूरत होगी। जैसे, आपको सभी बुक नोट्स को एक साथ रखने के बजाय उन्हें टॉपिक्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फिर जब आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आपको उस टॉपिक के हिसाब से सर्च करना होगा। ऐसा करने से आपको काम के इन्फॉर्मेशन के लिए हर बुक को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से ऑर्गेनाइज किए गए वर्कस्पेस का अपना फायदा है। इससे टाइम बचता है क्योंकि आप डेटा को बहुत जल्दी ढूंढ पाते हैं। इससे क्लैरिटी भी मिलती है। प्रोजेक्ट्स को उनकी फंक्शनैलिटी से हिसाब से डिवाइड करने से आपको सबसे पहले क्रिटिकल और अर्जेंट काम को देखने में मदद मिलती है। जैसे, अगर आप एक नए मार्केटिंग कैंपेन पर काम कर रहे हैं तो आपको इससे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन को इस प्रोजेक्ट में सेव करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब भी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो इम्पोर्टेंट डेटा को ढूंढने में आपको घंटों लग जाएंगे। पारा सिस्टम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि ये डायनामिक है। आपके प्रोजेक्ट और एरिया टाइम के साथ बदलते रहेंगे और आपके सिस्टम को इन चेंजेस के हिसाब से बदलना या ढलना होगा। ये कोई स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं है जहां सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, बल्कि आप अपने फोकस के हिसाब से किसी भी वक्त इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव रहने में मदद करती है, उस वक्त भी जब आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन से कैप्चर्ड इन्फॉर्मेशन को अलग करना। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो इसे एक टेम्पररी फोल्डर में सेव कीजिए। आप नए आइडियाज को हमेशा क्लासिफाई नहीं कर सकते। जब आप इन्फॉर्मेशन को डिजिटल ब्रेन में डालते हैं तो उसी वक्त उसे क्लासिफाई करने के लिए खुद को मजबूर मत कीजिए। इसके बजाय नए इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए आप एक इनबॉक्स फोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद इन्हें बाद में टॉपिक या इम्पोर्टेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आप एक मेसी सिस्टम नहीं बनाना चाहेंगे, इसलिए शांत रहिए और एफिशिएंसी पर फोकस कीजिए, स्पीड पर नहीं। आप नोट ऐप्स, क्लाउड स्टोरेज और अपने कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट फोल्डर जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हर एक्टिव प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर बनाना शुरू कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे अपने एरियाज और रिसोर्सेज के लिए स्पेसिफिक फोल्डर बनाइए। जैसे, आपके नोट्स ऐप में प्रोजेक्ट, एरिया, रिसोर्सेज और आर्काइव्स के टॉप फोल्डर हो सकते हैं। इन सब के अंदर आप स्पेसिफिक आइटम के लिए सब फोल्डर बना सकते हैं। पारा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना शुरुआत में आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। याद रखिए कि आपको परफेक्शन के लिए काम नहीं करना है। ये सिस्टम रोज ग्रो करता रहेगा और इसके कारण आप इवॉल्व होते रहेंगे। यानी आप किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और तैयार होंगे। डिस्टिल फाइंड द एसेंस। इस चैप्टर में कोड मेथड के डिस्टिल स्टेप के बारे में बताया जाएगा। डिस्टिलिंग का मतलब है हर इन्फॉर्मेशन के मेन पॉइंट को डिस्क्राइब करने या बताने के लिए एक कमेंट ऐड करके उसे सिंपल बनाना। अपने नोट्स को डिस्टिल करने का मतलब है कलेक्ट किए गए इन्फॉर्मेशन को रिफाइन और क्लैरिफाई करना।
ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके रैंडम कलेक्शन के नोट्स को एक्शनेबल और वैल्यूएबल कंटेंट में बदल देता है। आपको अपने नोट्स को ऐसा बनाना होगा कि वो आसानी से समझ में आए और आसानी से निकाले जा सकें, वरना जब आपको इनकी ज़रूरत होगी तो आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको हर इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में तोड़ना होगा। खुद को एक लैब में एक केमिस्ट की तरह इमेजिन कीजिए। आपको कुछ रैंडम मटेरियल दिए गए हैं और इन्हें आपको रिफाइन करके उनके प्योर फॉर्म में बदलना है। आपको अपने रॉ इन्फॉर्मेशन में एक वैल्यूएबल हीरा मिल सकता है। सेकंड ब्रेन बनाते वक्त रिफाइन किया गया इन्फॉर्मेशन आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है। कई टेक्निक हैं जिन्हें आप इन्फॉर्मेशन को डिस्टिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोग्रेसिव समराइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक में जब आप कुछ सेव करते हैं तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को तब तक समराइज और हाईलाइट करते रहते हैं जब तक आप उसके सबसे बेसिक फॉर्म तक नहीं पहुंच जाते। ये टेक्निक आपको जनरल मेन पॉइंट और उससे जुड़ी डिटेल्स को सेव करने में मदद करेगा। जैसे फिल्म डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने दी गॉडफादर बनाने के लिए प्रोग्रेसिव समराइजेशन का इस्तेमाल किया था। शुरुआत में कोपोला ने मूवी बनाने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना मन इसलिए बदल दिया क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। उन्होंने थिएटर से प्रोग्रेसिव समराइजेशन सीखा था। कोपोला ने एक बड़ी बाइंडर बुक बनाई थी और उसमें वो नॉवेल के पेज को चिपकाते थे। इसके बाद उन्होंने इसमें नोट्स ऐड करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हर सीन का पहला इंप्रेशन लिखा। इसके बाद उसमें डिटेल्स ऐड किए। कोपोला की बुक ने दी गॉडफादर बनाने में सिर्फ उनकी मदद नहीं की बल्कि ये कई डायरेक्टर्स के लिए एक गाइड बन गई थी। कोपोला ने सभी को ये सिखाया कि किस तरह समराइजेशन और नोट्स के मल्टीपल लेयर्स बनाकर मूवी के सीन की गहराई को समझा जा सकता है। दूसरी डिस्टिलिंग टेक्निक है हाइलाइटिंग और टैगिंग। हाइलाइटिंग में इंफॉर्मेशन को आसानी से पढ़ने लायक बनाने के लिए उसके इम्पोर्टेंट पार्ट को मार्क या हाइलाइट किया जाता है। टैगिंग का मतलब हर इंफॉर्मेशन को एक लेबल या कीवर्ड देना। इंफॉर्मेशन को लेबल करने से आपको उन्हें जल्दी कैटेगराइज करने और याद करने में मदद मिलती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक मीटिंग में नोट्स ले रहे हैं। सबसे पहले आप वो सभी चीजें लिखते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं। इसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर ध्यान देकर उन्हें हाईलाइट करते हैं। आप बजट, टाइमलाइन या स्टेक होल्डर्स जैसे उनसे जुड़े कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपके नोट्स को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने में और फ्यूचर में आसानी से समझने लायक बनाता है। इसलिए अगर आप इन्फॉर्मेशन को डिस्टिल करना चाहते हैं तो आप प्रोग्रेसिव समराइजेशन, हाइलाइटिंग और टैगिंग जैसी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ये टेक्निक आपको अपने द्वारा कलेक्ट किए गए इन्फॉर्मेशन को आसानी से याद करने और उन्हें अप्लाई करने में मदद करेंगे। एक्सप्रेस शो योर वर्क। कोड मेथड में सेकंड ब्रेन बनाने का आखिरी स्टेज है एक्सप्रेस। सेकंड ब्रेन बनाने का अल्टीमेट गोल है क्रिएटिव आइडियाज ढूंढना और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना। जब सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर ऑर्गेनाइज होती है तो हम आसानी से क्रिएटिव आइडियाज डेवलप कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रोसेस को 3 स्टेज में बांटा जा सकता है: रिमेंबरिंग, कनेक्टिंग और क्रिएटिंग। रिमेंबरिंग स्टेज में आप सेकंड ब्रेन में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे निकालते हैं। इसमें बुक्स, आर्टिकल्स या फिर ऐसे मटेरियल से लिए गए नोट्स हो सकते हैं जो आपके काम के हों या आपको इंस्पायर करते हों। जैसे फिलीपींस के एक बिजनेस कंसल्टेंट बेनिग्नो ने अपने सेकंड ब्रेन में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में एक आर्टिकल सेव किया था। उन्होंने उस आर्टिकल को एनालाइज किया और उसमें अपने नोट्स ऐड किए। जब उनके दोस्तों ने उसी टॉपिक में अपना इंटरेस्ट दिखाया तो बेनिग्नो ने उस आर्टिकल को समराइज कर उनके साथ शेयर किया। बेनिग्नो ने अपने सेकंड ब्रेन का इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा लिया था। वो पुराने सेव किए हुए इन्फॉर्मेशन को याद करके तुरंत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए थे। बेनिग्नो के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि सेकंड ब्रेन का फ़ायदा उठाने के लिए आपको नई थ्योरीज बनाने या बुक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आइडियाज़ को कैप्चर और शेयर करने से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब बारी है कनेक्टिंग स्टेज की, जिसमें आप एक बड़ी स्टोरी सुनाने या अलग अलग आइडियाज़ के बीच कनेक्शन बनाने के लिए
अपने सेकंड ब्रेन की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। कोलोराडो के एक चर्च में फादर पैट्रिक मेमोरियल सर्विस किसी के गुजर जाने पर की जाने वाली प्रार्थना सभा को डिजाइन करने के लिए सेकंड ब्रेन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उनका गोल है किसी इंसान की जिंदगी की कहानी को मीनिंगफुल तरीके से बताना। इसके लिए पैट्रिक अपने स्मार्टफोन के एक ट्रांसक्रिप्शन ऐप की मदद से अपने किसी करीबी के गुजर जाने के दर्द और दुख को झेल रहे परिवारों के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा वो हर मेमोरियल सर्विस के ट्रांसक्रिप्ट, फोटो और दूसरे डॉक्यूमेंट को एक प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव करते हैं। इसके बाद मन को छू लेने वाली मेमोरियल स्पीच लिखने के लिए पैट्रिक इस मटेरियल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अलग अलग तरह के कंटेंट को एक फोल्डर में सेव करने से आपको मिसिंग डॉट्स को कनेक्ट करने में मदद मिलती है। फिर लॉजिकल कनेक्शन बनाकर आप दिल को छू लेने वाली स्टोरीज या क्रिएटिव आइडियाज शेयर कर सकते हैं। आखिर में क्रिएटिंग स्टेज में कुछ नया बनाने के लिए आप कलेक्ट किए हुए डेटा और कनेक्टेड स्टोरीज को एक साथ जोड़ देते हैं। अलग अलग गोल्स पाने के लिए आप क्रिएटिव स्टेज को यूज कर सकते हैं। फ्लोरिडा में साइकोलॉजी की प्रोफेसर रिबेका एजुकेशनल प्रोग्राम और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सेकंड ब्रेन का इस्तेमाल करती हैं। इस सिस्टम को अपनाने से पहले उन्हें अपने आइडियाज को डेवलप करने के लिए वक्त निकालने में मुश्किलें आ रही थीं। अपने सेकंड ब्रेन के साथ रिबेका को जब भी इंस्पायर्ड महसूस होता है तो वो छोटे छोटे नोट्स और आइडियाज को कैप्चर कर लेती हैं। यानी जब तक वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करती तब तक उनके पास सारा ज़रूरी मटेरियल पहले से ही तैयार होता है। रिबेका का तरीका ये साबित करता है कि बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी सेकंड ब्रेन आपको हमेशा क्रिएटिव बने रहने में मदद करता है। सेकंड ब्रेन बनाने के लिए अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत होती है। क्रिएटिविटी को कुछ नया बनाने का नाम देने के बजाय आप इसे अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को कनेक्ट करने जैसा मान सकते हैं। अपने क्रिएटिव सॉल्यूशन को एक पजल की तरह सोचिए और आपका सेकंड ब्रेन ही वो पीस है जो उसे पूरा करता है। भले ही आप अभी किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम ना कर रहे हों, लेकिन जो भी छोटी से छोटी डिजिटल इन्फॉर्मेशन आप सेव करते हैं वो आपके काम को पूरा करने में मदद जरूर करती है। इस बढ़ते हुए कलेक्शन में ईमेल, मीटिंग के नोट्स, प्रोजेक्ट प्लान, टेम्पलेट्स और एग्जाम्पल्स आते हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे पीसेस आपके क्रिएटिव आउटपुट का फाउंडेशन बन जाते हैं। जब आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना और उन्हें एक्शन में बदलना शुरू करेंगे तो आप अपने सोचने और काम करने के तरीके में बदलाव देखेंगे। आप बेहतर तरीके से पढ़ने लगेंगे, पहले से ज़्यादा स्मार्ट सवाल पूछने लगेंगे और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए फीडबैक भी मांगने लगेंगे। अपने काम और आइडियाज़ की जिम्मेदारी लेना भी ज़रूरी है। भले ही आप अपना काम कम ऑडियंस के साथ शेयर करें या ज़्यादा ऑडियंस के साथ, फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप अपने आइडियाज़ को वैल्यू देंगे और ये भरोसा करेंगे कि वो बदलाव ला सकते हैं। खुद को ये साबित करने के लिए कि आपका आइडिया वैल्यूएबल है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरू कीजिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि खुद को एक्सप्रेस करने का हर तरीका आपके क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करता है। द एसेंशियल हैबिट्स ऑफ डिजिटल ऑर्गेनाइजर्स। पिछले चैप्टर में आपने आइडिया को कैप्चर, ऑर्गेनाइज, डिस्टिल और शेयर करने की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। सेकंड ब्रेन बनाना चैलेंजिंग होता है और कोड मेथड के हर स्टेज के बीच बैलेंस बनाने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड बनना होगा। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आपको बचपन से नहीं आता है, बल्कि ये एक ऐसी हैबिट है जो आप वक्त के साथ सीखते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव रहने के लिए शेफ में कुछ खास हैबिट होनी चाहिए। हाई क्वालिटी डिश को जल्दी और कंसिस्टेंटली बनाने के लिए उन पर बहुत प्रेशर होता है। इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए शेफ मिस इन प्लेस नाम के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है हर चीज़ अपनी जगह पर है। इस सिस्टम में छोटी छोटी हैबिट्स आती हैं, जैसे खाना बनाने वाले टूल्स यानी सामान को वापस सेम जगह पर रखना और काम करते समय काम करने की जगह को साफ रखना। इस मिस एंड प्लेस की वजह से शेफ को कुकिंग के क्रिएटिव एरिया पर फोकस करने और एफिशिएंट तरीके से काम करने में मदद मिलती है। इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए नॉलेज वर्कर्स के पास एक सिस्टम होना जरूरी है। इफेक्टिव तरह से सेकंड ब्रेन बनाने के लिए आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होगी। सबसे पहली आदत जो आपको डेवलप करनी है वो है चेकलिस्ट बनाना। ये चेकलिस्ट
किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने और ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेना होगा। चेकलिस्ट आपको अपने शुरुआत के थॉट्स को कैप्चर करने, इससे जुड़े हुए टर्म्स को ढूंढने में, रिलेवेंट नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में और प्रोजेक्ट के लिए एक आउटलाइन या ड्राफ्ट बनाने में मदद करेगा। ये आपको एक क्लियर प्लान के साथ शुरू करने में भी मदद करता है ताकि कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन चेकलिस्ट भी बनाना होगा। इस चेकलिस्ट में प्रोजेक्ट को पूरा होने पर मार्क करना, जो भी आपने इससे सीखा है उसके बारे में सोचना, रीयूसेबल यानी दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल को रिव्यू करना और अपने प्रोजेक्ट को आर्काइव करना शामिल है। ये आपको ऐसा एहसास कराएगा कि आपने कुछ पूरा करके कुछ अचीव किया है। अगली ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट जो आपको डेवलप करनी चाहिए, वो है अपने प्रोसेस को रेगुलरली रिव्यू करना। वीकली यानी हर हफ्ते रिव्यू करने का मतलब है अपने टास्क, नोट्स और प्रायोरिटीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से हर हफ्ते रिव्यू करना। इससे आपको अपने करंट टास्क और प्रायोरिटीज़ के बारे में अवेयर रहने में मदद मिलेगी। वीकली रिव्यू में आप नए टास्क लिखते हैं, एक्टिव प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं और अगले हफ्ते के लिए प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं। जैसे टियागो फोर्टे अपने वीकली रिव्यू के लिए इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो अपने इनबॉक्स को क्लियर करते हैं। वो अपने ईमेल को ऑर्गेनाइज करते हैं और इम्पोर्टेंट डेटा को उसके एरिया के हिसाब से सेव करते हैं। वो उन सभी चीज़ों का जवाब भी देते हैं जिन पर अभी एक्शन लेना ज़रूरी है। दूसरा, टियागो अपने कैलेंडर को चेक करते हैं। वो अपने मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट को देखने के लिए पिछले और आने वाले हफ्ते को रिव्यू करते हैं। वो हमेशा पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं और इम्पोर्टेंट डेडलाइंस के लिए नोट्स लिखते हैं। तीसरा, टियागो अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को क्लियर करते हैं। वो अपने डेस्कटॉप पर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइल्स को उनके सही फोल्डर में डालते हैं और अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। इसके बाद टियागो अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो हर नोट को उसके सही फोल्डर में डालते हैं। आखिर में टियागो अगले हफ्ते के लिए टास्क चूज करते हैं। वो अपने टास्क को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो किस प्रोजेक्ट और एरिया से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि अगले हफ्ते उन्हें किस काम पर फोकस करना है। ऐसा करने से उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो एक नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार और ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप डेली और मंथली रिव्यूज भी ऐड कर सकते हैं। डेली रिव्यूज में आपको अपने कैप्चर्ड डेटा को चेक करके उनके स्पेसिफिक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना होता है। दूसरी तरफ मंथली रिव्यूज आपकी पूरी स्ट्रेटेजी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आप शायद कुछ प्लान और गोल्स को बदल सकते हैं या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ भी सकते हैं। मंथली रिव्यूज आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और प्रायोरिटीज पर फोकस करते हैं। मंथली रिव्यू के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने गोल्स को रिव्यू करके उन्हें अपडेट कीजिए। अपने क्वार्टरली और ईयरली गोल्स के बारे में सोचिए, अपने हर सक्सेस के बारे में लिखिए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से सीखिए और ज़रूरत पड़ने पर अपने गोल्स को एडजस्ट कीजिए। इसके बाद अपने प्रोजेक्ट लिस्ट को रिव्यू और अपडेट कीजिए। पूरे हो चुके या कैंसिल किए गए प्रोजेक्ट्स को आर्काइव कीजिए, नए प्रोजेक्ट को ऐड कीजिए और एक्टिव प्रोजेक्ट को अपडेट कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आपका प्रोजेक्ट लिस्ट आपके करंट गोल्स और प्रायोरिटीज़ को दिखाता हो। आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी रिव्यू करना होगा। अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट एरिया पर ध्यान दीजिए जैसे हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स और फैमिली लाइफ और देखिए कि उसमें कोई एक्शन लेने की या चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। अपने टास्क को उनकी इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कीजिए। सेकंड ब्रेन बनाने का फाइनल हैबिट है शार्प होना यानी तेज या चौकन्ना होना। आपको शार्प रहना होगा और अपने नोट्स को बेहतर बनाने के मौकों को नोटिस करना होगा। आपको वैल्यूएबल आइडियाज़ की कद्र करना होगा, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना होगा, टाइटल को इम्प्रूव करना होगा, नोट को उनसे जुड़े हुए प्रोजेक्ट से लिंक करना होगा और एक जैसे कंटेंट को साथ मिलाना होगा। ये हैबिट आपके सिस्टम को इम्प्रूव करेंगी क्योंकि इनके लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने सेकंड ब्रेन को मेंटेन करने के लिए आपको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है।
इसमें बस आपको कंसिस्टेंट और प्रैक्टिकल रहना है। एक परफेक्ट लेकिन इम्प्रैक्टिकल सिस्टम से कहीं बेहतर है एक इम्परफेक्ट सिस्टम का रेगुलर इस्तेमाल करना। अपने सेकंड ब्रेन को बनाना आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। आपको इसे रोज 2 घंटे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको सिर्फ कभी कभी कुछ ही मिनट देने होंगे, इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपकी जिंदगी के हालातों के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो और अपनाने में आसान भी हो। सेकंड ब्रेन बनाने का गोल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना या फिर नॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया ऑर्गेनाइज करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा हेल्पफुल सिस्टम बनाना है जो आपकी जिंदगी में फिट हो जाए, आपके कामों को मैनेज करने में आपकी मदद करे और आपके स्किल्स को अपग्रेड करे। एक प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल सिस्टम पर फोकस करके आप हमेशा के लिए एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट सिस्टम बना सकते हैं। परफेक्शन के बजाय आपको एक ऐसा फंक्शनल सिस्टम बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो आपकी रोज की जरूरतों को पूरा कर सके। कंक्लूजन: सक्सेसफुल होने के लिए सेकंड ब्रेन बनाना जरूरी है। अगर आप अपने ब्रेन को सिंपल और साफ रखना चाहते हैं, तो अपने कामों को पूरा करने के लिए आपको इस सिस्टम की जरूरत है। एक सॉलिड सिस्टम बनाने के लिए ये समरी सबसे बेस्ट टूल है, क्योंकि इसमें टियागो फोर्ट ने जिंदगी को बदल देने वाले लेसन शेयर किए हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि सेकंड ब्रेन थॉट्स और इन्फॉर्मेशन को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का एक डिजिटल सिस्टम है। इसमें आप अपनी मेमोरी को एक डिजिटल सिस्टम में ट्रांसफर करके अपने ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि सेकंड ब्रेन कोड मेथड कैप्चर, ऑर्गेनाइज, डिस्टिल और एक्सप्रेस का कैसे इस्तेमाल करता है, जिससे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिक तरीके से सेव करने, उसे सिंपल बनाने और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने में मदद मिलती है। तीसरा, आपने इंस्पायरिंग, यूजफुल, पर्सनल या सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन को सोच समझकर कैप्चर करना सीखा। सभी चीजों के बारे में सोचने से आप इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचे रहते हैं और ये आपके क्रिएटिव और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बनाता है। चौथा, अपने डिजिटल वर्कस्पेस को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आपने पारा सिस्टम यानी प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज, आर्काइव्स के बारे में जाना। पारा सिस्टम से आप इन्फॉर्मेशन को आसानी से ढूंढ सकते हैं, यानी जब आप डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे तो इसकी मदद से आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचेगा। पांचवा, आपने प्रोग्रेसिव समराइजेशन, हाइलाइटिंग और टैगिंग टेक्निक्स की मदद से इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिस्टिल करने की इम्पोर्टेंस को जाना। नोट्स को सिंप्लीफाई करके आप उन्हें और एक्शनेबल और याद करने में आसान बना देते हैं। छठा, आपने इन्फॉर्मेशन के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक नया कंटेंट बनाकर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस और शेयर करने की इम्पोर्टेंस को समझा। इससे पता चलता है कि सेकंड ब्रेन कैसे आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। सातवां, आपने सेकंड ब्रेन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैबिट्स भी जानी, जिसमें अपने सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने के लिए उसे रेगुलर रिव्यू करना, प्रोजेक्ट चेकलिस्ट बनाना और काम के हैबिट डेवलप करना शामिल है। सेकंड ब्रेन बनाने का कोई एक सही तरीका नहीं है। आप अपने सिस्टम को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, उसे पर्सोनलाइज कर सकते हैं। आपके स्किल्स जितना ज़्यादा डेवलप होंगे, आप उतना ही ज़्यादा अपने सेकंड ब्रेन को नए और अलग तरीकों से इस्तेमाल करना सीखेंगे। हर दिन आपके साथ आपका सिस्टम भी इवॉल्व होता रहेगा। इसके लिए आपको कमिटमेंट भी करना होगा, क्योंकि सेकंड ब्रेन बनाना एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटी शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाइए। सेकंड ब्रेन बनाने का मेन गोल है अपने आइडियाज़ को शेयर करना। आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी और पहचान है और ये सिस्टम उसे ढूंढने में मदद करेगा। कोड मेथड को आज ही अप्लाई कीजिए और अपनी जिंदगी में बदलाव खुद एक्सपीरियंस कीजिए। Building a second brain, a proven method to organize your digital life and unlock your creative potential. Book by Tiago Fort. Introduction. क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से थक चुके हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप खोए खोए रहते हैं, क्लियर तरीके से सोच नहीं पाते या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं? क्या इसका जिम्मेदार आप अपने टैलेंट की कमी को मानते हैं? क्रिएटिव बनने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। आप बहुत स्मार्ट हैं। शायद आप बस अपनी बिजी लाइफ के कारण थक चुके हैं।
जब इस बुक के ऑथर टियागो फोर्टे बीमार थे तो उन्हें बहुत थकान महसूस होती थी, लेकिन अपनी खराब हेल्थ को लेकर बुरा महसूस करने के बजाय, परेशान होने के बजाय उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से नोट बनाने का एक अप्रोच बनाया। उन्होंने इसे बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन का नाम दिया। इस नए सिस्टम के बिना टियागो अपनी हेल्थ को कभी ठीक नहीं कर पाते, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं पाते और एक सक्सेसफुल बुक भी नहीं लिख पाते। हमें ये बात माननी होगी कि हमारा ब्रेन काम करते करते थक जाता है, उसे भी भारीपन और एक बोझ सा महसूस होता है। हम इसमें रोज इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और जब हम इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो हमें महसूस होता है कि जैसा हमारा ब्रेन ब्लॉक सा हो गया है या सोच ही नहीं पा रहा है। इसलिए सेकंड ब्रेन यानी एक दूसरा ब्रेन बनाना जरूरी है। ये नया सिस्टम आपको इम्पोर्टेंट थॉट्स और आइडियाज को सेव करना, एक डिजिटल आर्काइव बनाना और टैग्स और बोर्ड का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना सिखाएगा। इसके अलावा आप ये भी सीखेंगे कि अपने डिसीजन लेने के स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी जिंदगी के सभी एरिया से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम के इस्तेमाल से आपका ब्रेन रिलैक्स कर पाएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कहीं और सेव रहेंगे। तो क्या आप अपना सेकंड ब्रेन बनाने के लिए तैयार हैं? तो आइए सीखते हैं कि अपने पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करना है और बिना स्ट्रेस और थकान के अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। What is a second brain? क्या आप जानते हैं कि आप रोज कितनी इन्फॉर्मेशन देखते और सुनते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक एवरेज इंसान रोज 34 गीगाबाइट की इन्फॉर्मेशन देखता और सुनता है, जो 174 फुल न्यूज़पेपर के बराबर है। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन से हमें थकान और स्ट्रेस महसूस होने लगता है। अगर आप अपने टाइम को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने दिन का ज्यादातर वक्त इन्फॉर्मेशन को प्रोडक्टिव तरह से इस्तेमाल करने के बजाय उसे ढूंढने में लगा देते हैं। इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के लिए टियागो फोर्ट का कहना है कि हमें सेकंड ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो एक ऐसा डिजिटल कॉमनप्लेस बुक जो हमें अपने थॉट्स को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। सेकंड ब्रेन बनाने के लिए थॉट्स और का एक खोजने और शेयर करने लायक कलेक्शन बनाने के लिए डिजिटल टूल्स की जरूरत होती है। सबसे पहले आप रोज जो भी सोचते या सीखते हैं उसे रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। इससे आपके ब्रेन को धीरे धीरे खाली होने में मदद मिलेगी। जब सब कुछ एक डिजिटल स्पेस में सेव हो जाएगा तो आपका ब्रेन कंटेंट बनाने जैसे जरूरी कामों पर फोकस कर पाएगा। अपने ब्रेन को एक हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल करने के बजाय आपको इसे प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अलग अलग आइडियाज के बीच क्रिएटिव कनेक्शन बनाने के लिए अपनी मेंटल कैपेसिटी को बचाकर रखिए। जैसे आप नए कॉन्सेप्ट इन्वेंट कर सकते हैं, कमाल की कहानियां बना सकते हैं या दूसरों के साथ अपनी डिस्कवरीज भी शेयर कर सकते हैं। कॉमनप्लेस बुक का आइडिया सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। पेंटर लियोनार्डो डा विंची और राइटर वर्जीनिया वुल्फ अपने थॉट्स और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए कॉमनप्लेस बुक का इस्तेमाल किया करते थे। वो इन्फॉर्मेशन को सेव करने, दुनिया को समझने और नए आइडियाज जनरेट करने के लिए भी इन बुक्स का इस्तेमाल करते थे। आज आप इस कॉमनप्लेस बुक को डिजिटल वर्जन में बदल सकते हैं। सेकंड ब्रेन नाम का ये डिजिटल वर्जन आपको अपने सभी डिवाइसेस पर कुछ सर्च करने, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने और अपने नोट्स का बैकअप लेने में मदद करता है। ये आपका एक ऐसा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होगा जिसमें आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। सेकंड ब्रेन में सिर्फ नोट्स का कलेक्शन ही नहीं होता है। आप इसे अपने डेली लाइफ में मील्स को प्लान करने, काम से जुड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने या अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। सेकंड ब्रेन के फायदों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इन दो सिनेरियो को देखते हैं, नीना और केट। सेकंड ब्रेन के बिना नीना सुबह से ही अपने थॉट्स और कामों को सोचकर घबराने लगती हैं। वो सुबह सुबह बहुत सारे ईमेल का जवाब देती हैं। इसके बाद जब वो अपने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करती हैं तो बहुत थका हुआ महसूस करती हैं। वैसे तो नीना शाम को सिर्फ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं, लेकिन वो ज्यादातर वक्त अपने थॉट्स और फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में ही लगा देती हैं। इस तरह काम करने से उन्हें अनप्रोडक्टिव और फ्रस्ट्रेटेड महसूस होता है।
दूसरी तरफ कैट सेकंड ब्रेन मेथड यूज करती है। उनके पास भी सुबह सुबह नीना के जितने ही काम होते हैं, लेकिन वो इन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती हैं। उनके सभी आइडियाज और थॉट्स एक डिजिटल नोट सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। सुबह फ्रेश होने से लेकर ऑफिस जाने तक कैट के सारे काम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इस सिस्टम से कैट को रोज इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने और उसे ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है। मीटिंग के दौरान वो अपने डेटाबेस्ड फीडबैक से तुरंत जवाब दे पाती हैं, क्योंकि उनके नोट्स उनके सेकंड ब्रेन में सेव हैं। कैट की मीटिंग ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं और वो फैसले भी तुरंत ले पाती हैं। शाम तक कैट के पास अपने थॉट्स और प्रोग्रेस का क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड होता है। वो आराम से सो पाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगले दिन का सामना वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगी। सेकंड ब्रेन इस बात को पूरी तरह बदल देता है कि आप इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। आज डिजिटल नोट्स बहुत काम आते हैं और ये आसानी से खोते भी नहीं हैं। उन्हें आप क्लाउड से ढूंढ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इस मेथड के जरिए आपको एक बड़ा और डायनामिक डेटा कलेक्शन सिस्टम बनाने का मौका मिलता है, जिसे आप रोज डेवलप कर सकते हैं। सेकंड ब्रेन मेथड को अपनाकर आप अपने माइंड को हर चीज याद रखने के बोझ से फ्री कर सकते हैं। अब आप ज्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करके अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं।